जो पूरा का पूरा आपको इस फोटोग्राफ में और साथ में इस ह्यूमन की फोटोग्राफ में शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है आपको? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन का मीनिंग, सिंपल ब्रीथिंग का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ब्रीथ मतलब सांस लेना छोड़ना। रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो हम गैस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, पूरी बॉडी में जाके मिक्स होनी चाहिए ब्लड के थ्रू। सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले जाते हैं नोस्ट्रिल, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोटिस, 2 नोस्ट्रिल है हमारे पास, ये नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन गई। उसके बाद क्या आता है? नेसल पैसेज, जो ये वाला एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। और जो मुंह के अंदर हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। और मुंह के अंदर टंग होता है, ये रहता है। लेकिन हम सांस कहाँ से लेते हैं? नोस्ट्रिल, उसके बाद कहाँ जाएगा? नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज के बाद कहाँ पे आ जाता है? पूरा का पूरा नीचे अब डाउनवर्ड आओगे, क्या है यहाँ पे? वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। और ये वाला जो ट्रैकिया उसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रैकिया, ये वाला पोर्शन दैट इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। और यहाँ पे जब भी हम बोलते तो हिलता भी है लैरिंक्स। इवन आप बोलोगे, आप हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा लैरिंक्स। अब हमारा जो भी विंड पाइप है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देखो, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, लंग्स को हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। 2 है, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। इसमें जाके बट गया। अब इसमें बटने के बाद किस में बटता है ये? अगर आप ध्यान से देखो, ये तो ट्रैकिया तो बहुत मोटी ट्यूब थी, लेकिन ऑक्सीजन तो हमें ब्लड के हर एक सेल तक पहुंचानी है, तो आगे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इसके अंदर आगे क्या बच जाएगा? ब्रोंकस, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अगर एक है ब्रोंकाई, ये होगी प्राइमरी, इससे और निकल गई तो सेकेंडरी, इससे और निकल गई तो टर्शरी। इसको इसलिए बोला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आगे समझ में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर आगे एक इसमें टूटती है बिल्कुल ही थिन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वोलाई। एल्वोलाई का अलग से आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एल्वोलाई बिल्कुल पतली सी होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वोलाई का, जहाँ से क्या कर सके हवा जा। आगे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पतली पतली ट्यूब्स किस में कन्वर्ट होगी? एल्वोलाई में। अब एल्वोलाई आगे, एल्वोलाई जिसको हम बोलते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होती है? हवा अंदर आती है, कौन सी ऑक्सीजन? हवा कौन सी? ऑक्सीजन वाली अंदर आती है। इसके अंदर क्या होती है? एल्वोलर कैविटी होती है। यहाँ पे क्या है? एक पूरी की पूरी एक लेयर है, 1 सेल थिक, ये एक सेल की बनी हुई होती है, सारी एक सेल है ये। यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल क्या करेगी? ऑक्सीजन ले लेंगे, और जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, कैसा ब्लड हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। फिर बाहर कैसे जाएगी? ऊपर ऐसे, फिर हम नोज के थ्रू बाहर निकाल देंगे। सेम हम ऑक्सीजन नोज के थ्रू ले रहे हैं, पहले जा रही है ट्रैकिया, पहले जा रही है नोज से नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से ट्रैकिया में, ब्रोंकी में, ब्रोंकाइल्स में, फिर जा रही है एल्वोलाई में। सबसे नीचे यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई था ना ऐसे, और एल्वोलाई से हमारे पूरे सेल्स में, यहाँ पूरी बॉडी के सेल्स में आगे हमारी क्या चली जाएगी? ऑक्सीजन गैस चली जाएगी। तो ये मैकेनिज्म था कि हम ऑक्सीजन लेते कैसे, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ये सब ऑर्गन्स आपकी बुक में दे रखे हैं, नेसल पैसेज, लायरनेक्स, ब्रोंकी मतलब एक ये, और ये एल्वोलर सैक, ये सबसे पहले पूरा सैक होगा, इसके अंदर लिक्विड होता है। एल्वोलाई जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे समझ रहे हो? बहुत ही छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही छोटे से स्ट्रक्चर रहते हैं। कौन से? हमारे एल्वोलाई बहुत छोटी होती है। उनका काम क्या होता है? अगर हम सारी बॉडी से एल्वोलाई निकाल ले, एल्वोलर सैक मतलब पूरा एल्वोलर का गुच्छा निकाल ले, उसको सेपरेट आउट का मतलब है उसको फैला दे, तो पता है कितना एरिया बनेगा? 80 मीटर स्क्वायर एरिया बन जाएगा। इतना एरिया समझ रहे हो कि इतने सारा एरिया हमारे लंग्स के अंदर। वो तो रोल हो गया ना कि एक रील है, एक तो धागा फैला दो, एक उसको रील में कन्वर्ट कर दो। रील वाला तो क्या होगा? छोटा सा ही होगा, बट उसी धागे को फैला दो, कितना सारा एरिया हो जाएगा। सेम आप बॉडी से, लंग्स से क्या निकालोगे? एल्वोलाई। यहाँ पे सारी बैलून लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, बिल्कुल छोटे से ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जो बड़ा बना के दिखाया आपको। हाँ, फैला दोगे गुच्छे को तो बहुत सारा हो जाएगा। मतलब इतनी बॉडी के अंदर एफिशिएंसी है कि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन है, क्योंकि खाली डिफ्यूज़न तक तो बस रेड ब्लड सेल तक जाता है। क्या देखो यहाँ से क्या हुआ कि सेल्स थे यहाँ पे, एल्वोलाई से सेल के थ्रू चलेगी, कहाँ चलेगी? ऑक्सीजन में चली, ऑक्सीजन एल्वोलाई से सेल्स में चलेगी, लेकिन पूरी बॉडी में नहीं गई। पूरी बॉडी में जा भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न से अगर ऑक्सीजन जाएगी ना तो 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को जाने के लिए। और हमारी बॉडी में तो पता नहीं कितनी सारी ऑक्सीजन कर रहे हैं, 1 मिनट में 16 बार हम ब्रीथिंग कर रहे हैं।
सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। और हमारा हार्ट जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम 72 बार बीट कर रहा है, 72 टाइम्स पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं बीट पर मिनट। तो इतना फास्ट सिस्टम है। अब क्योंकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही रेड ब्लड सेल में कौन आती है, ऑक्सीजन आती है, हीमोग्लोबिन उससे कंबाइन करके क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन। ये इनमें रिएक्शन होती है, HbO2 मिलके बनता है HbO2 और ये एकदम से रिएक्ट होता है। एक हीमोग्लोबिन, याद रखना, एक सिंगल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो सकता है। और इसलिए अगर आप देखोगे ना, इसका कर्व आता है कि कैसे कंबाइन होता है, उसको बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, कि कितना कैसे कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन कैसे कंबाइन हुआ, तो कैसा होता है वो सिग्मोइडल कर्व। तो पता लगा कि हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता पूरा ऑक्सीजन, कैसे होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में। तभी हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर कंपाउंड है, उसमें क्या आयरन है, और वो किससे बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन से। और ये HbO2 है, इसका नाम क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक हीमोग्लोबिन किससे कंबाइन होता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो सकता है। तो इतना पावरफुल है ये हीमोग्लोबिन। और हमारी बॉडी के अंदर 97% ऑक्सीजन जो है ना, रेड ब्लड सेल ही ट्रांसफर करते हैं। रेड ब्लड सेल ही तो जो हार्ट में गए और पूरी बॉडी में ट्रांसफर करी। और रेड ब्लड सेल में कौन था, हाँ नहीं 97% करते हैं ऑक्सीजन RBC के द्वारा, और 3% ट्रांसफर होती है प्लाज्मा के थ्रू। 97% कौन ट्रांसफर करता है, 97%, याद रखना, 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, उनके द्वारा। और प्लाज्मा, बचा हुआ जो पार्ट है प्लाज्मा, वो कितने % ट्रांसफर करता है, केवल और केवल 3% ऑक्सीजन। तो रेड ब्लड सेल, अब रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, ये लाइन है ना कि आपको जान के क्यों हम खुश है, हमारे पास इतनी एनर्जी क्यों है, बिकॉज हमारे पास हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 साल लगाता पूरी बॉडी में जाने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए, हमारे पैरों तक जाने के लिए, लंग से पैरों तक जाने के लिए ना 3 साल लग जाते। फिर तो हमें कभी एनर्जी ना मिलती। सिंपल, लंग्स किसमें, लंग्स के अंदर पैसेज था, ये पूरा लंग्स ही है बच्चे, ये 2 लंग्स हमारे पास, ये पूरा लंग ही है हमारे पास। लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी, इसलिए प्लूरा वर्ड यूज होता है, इसलिए इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी मेम्ब्रेन, या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, और किस में वो कन्वर्ट हुई लास्ट में, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिनका नाम क्या था, एल्वोलाई। और अगर सिंगल फॉर्म में तो क्या होता है, एल्वोलस। एल्वोलस क्या प्रोवाइड करती है, सरफेस एरिया, कि एरिया तो प्रोवाइड करी है ताकि क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एल्वोलाई से रेड ब्लड सेल में जा सके। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका एल्वोलाई का, इट जस्ट लाइक दिस। हम बाहर से नोज से ऑक्सीजन ली आई, हाँ जो अभी बताया वही है, ऑक्सीजन ली रेड ब्लड सेल में, ये रेड कलर का मैं रेड ब्लड सेल बना देती हूँ, ऑक्सीजन उसमें होगी ट्रांसफर, रेड ब्लड सेल में होगी, ब्लड या फिर नहीं उसके साथ ही प्रेजेंट होता है ना नीचे। देखो आप इस फोटोग्राफ में देखो, आपको समझ में आएगा। ये पूरा एल्वोलाई है, इसके नीचे पूरी ब्लड कैपिलरी है, रेड ब्लड सेल है, ऐसे आ जाएगी ना यहाँ पे। अब हमारी बॉडी के अंदर हमें ये बात पता है कि रेड ब्लड सेल में आ गई ऑक्सीजन, वही सेम चीज ऑक्सीजन, रेड ब्लड की वेसल है या फिर क्या है, पूरी रेड ब्लड सेल की पूरी लेयर है पूरी बॉडी में ना, रेड ब्लड सेल्स तो खून में सब कुछ है, रेड ब्लड सेल भी है, प्लाज्मा भी है, वही सेम चीज़। 97% कौन ट्रांसफर करेगा, रेड ब्लड सेल, 3% कौन ट्रांसफर करेगा, प्लाज्मा। और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में चली जाएगी वापस, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुलनशील होती है, याद रखना, इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड तो RBC ही ट्रांसफर कर देगा, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों ही 70% का बन जाता है बाइकार्बोनेट। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेती है, क्योंकि वो सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल होने के कारण पानी से रिएक्शन करके बना लेती है HCO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और अगर ये नहीं बनता, अगर ये एक आयन लूज कर दे तो HCO3 नेगेटिव भी रहता है, CO3 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। पढ़ते हो ना कार्बोनेट आयन, बाई मतलब CO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। बची हुई 7% क्या होगी, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर बहुत सारा लिक्विड पोर्शन आ जाता है बॉडी का, लिक्विड पोर्शन आ जाएगा बॉडी का।
देखो जो सेल है वो तो सॉलिड पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, जो आपको कल पढ़ाऊंगी मैं प्लाज्मा डिटेल में। गैस ट्रांसपोर्टेशन हाँ 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होएगी, प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगी। तो ये था बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसका, ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हीमोग्लोबिन, स्मोकिंग इज इंजरियस टू, देखो रिस्क फ्रॉम स्मोकिंग या फिर स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए इतनी खराब क्यों है। लंग कैंसर का कारण, मेन कारण क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पे ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि जो भी हवा आ रही है उसको साफ कर सके। यहाँ पे पूरे ट्रैक में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया क्या हेल्प करते हैं, जर्म्स जो भी कीटाणु आ रहे हैं, हम हवा जो भी ले रहे हैं वो शुद्ध हवा थोड़ी ना, उसमें जर्म्स भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, हार्मफुल पार्टिकल भी है। इनहेल का मतलब होता है हवा अंदर लेना। तो जो हमने अंदर हवा ली उसमें बहुत सारे गंदे गंदे पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं, ऐसे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हेयर्स है उनका काम क्या होता है, उनसे हमारी प्रोटेक्शन, ये काम होता है इन सीलिया का। और जो स्मोकिंग है क्या डिस्ट्रॉय कर देती है, इन हेयर को। अगर कोई बंदा स्मोक करता है तो स्मोकिंग, देखो खासकर इनके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द निकोटीन प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा उससे, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट थे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो पूरा हमारा विंड पाइप है, इवन नेसल पैसेज है, हेयर प्रेजेंट है ना, तो वो हेयर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हेयर डिस्ट्रॉय होएगी तो क्या होगा, जो भी हम डस्ट है, स्मोक है, हार्मफुल केमिकल है, वो लंग्स के अंदर आएंगे और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, खांसी शुरू होएगी, इवन डीएनए के अंदर म्यूटेशन होएगी। म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि हवा, म्यूटेशन मतलब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होना। और हवा जा कर रही थी लंग्स में, अब वो गंदी हवा भी किस में जाएगी, लंग्स में, और फिर किसके चांसेस है, लंग कैंसर के। तो स्मोकिंग इसलिए रिस्की है लंग कैंसर के लिए। और स्मोकिंग के सिर्फ यही नहीं है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग वाला, स्मोकिंग में और भी सारे बहुत है। देखो ज़्यादा स्मोकिंग करने से बेसिक रीज़न हमने क्या पढ़ा, क्या हो सकता है, मोर स्मोकिंग से कैंसर, रिस्क फैक्टर क्या, कैंसर हो सकता है, इवन उसका नेक पे प्रभाव पड़ सकता है, लंग्स पे तो पड़ेगा। इसी लंग्स पे क्यों पड़ेगा, क्योंकि सारी हवा लंग्स में जा रही थी। अगर वो सीलिया मर जाएंगे, हेयर्स मर जाएंगे, और साथ में ल्यूकेमिया, वाइट ब्लड सेल का कैंसर हो सकता है। अगर उसका प्रभाव वो ब्लड, तो ब्लड गंदा होगा, गंदी हवा जाएगी तो ब्लड भी गंदा होगा, ब्लड गंदा होगा, ब्लड में पोल्यूशन जाएगा, डस्ट जाएगा, हार्मफुल केमिकल्स जाएंगे, तो स्टमक का कैंसर, किडनी पे प्रभाव, पैनक्रियास, कोलोन, ब्लैडर, सर्विक्स, तो बहुत ही सारे बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट हो सकता है सिर्फ स्मोकिंग के कारण। ऐसा नहीं केवल लंग्स पे होगा। अब वो हवा जो हमने ली, प्रदूषित हवा, क्योंकि सीलिया क्या करता है, सारा जो भी डस्ट है उसको साफ कर देता है। हमारे लंग्स के अंदर पता है बिल्कुल फिल्टर होकर हवा जाती है, जो जा रही है ना लंग्स में, बिल्कुल फिल्टर होकर हवा जाती है। बट अगर सीलिया ही नहीं होगी तो कैसी फिल्टर होकर जाएगी हवा, नहीं, केमिकल साथ जाएगी, गंदे गंदे केमिकल्स गंदे गंदे साथ जाएंगे तो क्या होगा। अब आगे जो भी ऑर्गन है, ये लंग्स है, चाहे स्टमक है, पैनक्रियास है, इन सब के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, उन सब के अंदर बीमारी होने के चांसेस है। तो ये थे किसके इफ़ेक्ट्स, स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स। और इन सब के अंदर होएगा, देखो अगर बात करें हम, स्ट्रोक हो सकता है, अगर वही ब्लड आइस में जा रहा है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। अब उस बंदे को कफ रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर उसके लंग्स के अंदर वही केमिकल्स रह गए, कफ बहुत ज़्यादा, तो किसका रूप ले सकता है वो, क्योंकि देखो बाहर इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बट हमें थोड़ा ना हर वक्त इन्फेक्शन होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी नेसल पैसेज में हेयर है और रेस्पिरेटरी पूरा जो ट्रैक है जहाँ से हवा जा रही है लंग्स के थ्रू, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, सारे के सारे उसमें क्या लगे हुए हैं, सीलिया। वो काम करते हैं हटाने का, बैक्टीरिया आ गया उसको हटा दिया। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया नहीं हट पाया तो क्या हो सकता है, निमोनिया, सेम हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं। तो ये सब अस्थमा इज़ द बेसिक रीज़न। अस्थमा क्यों होता है, एलर्जिक कंडीशन होती है अस्थमा के अंदर, अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है। तो ये सब किसके हानिकारक प्रभाव है, स्मोकिंग के। एक वर्ड होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। जो वर्ड है आपका इनहेलेशन, उसका मतलब है जो भी आप हवा ले रहे हो उसको अंदर की तरफ लेना। इनका मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ हवा को लेना, क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। जब हम हवा अंदर की तरफ लेते हैं तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नहीं, हवा अंदर लेते हैं तो नीचे आता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है। जो अंदर लेते हैं होगा क्या, अब जब हम अंदर ले रहे हैं, आप खुद फील करो, जब
इनहेल करो तो डायफ्राम नीचे जा रहा है जो ऊपर जा रहा है, एक बार खुद फील करके देखो। जब भी हमें हवा बाहर से लेनी होती है तो हवा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, हवा का होता है डिफ्यूज़न। जो बाहर हवा इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, इसलिए जो बाहर हवा का प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमेशा डिफ्यूज़न होता है गैस के केस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर। प्रेशर को नहीं बोलता है दाब, कि जहाँ पे हाई होगा उच्च दाब होगा, उच्च दाब से लो दाब, लो प्रेशर की तरफ। तो हमें अंदर बॉडी में करना है लो प्रेशर। अब लो प्रेशर कैसा होगा, जब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। याद रखना किसी चीज़ की वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, अगर किसी चीज़ की वॉल्यूम कम होएगी तो प्रेशर बढ़ता है, हाई होगा। ये तो इवन क्लास +1 में लो भी है, बॉयल्स लॉ है पूरा आइसोथर्मल पे, कि प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें, मतलब जब हमें अंदर लेनी है हवा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वाले एरिया की वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बाहर वाली हवा अंदर आ जाएगी। अब बाहर किसकी अमाउंट ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21%, जो नया डाटा उसके अकॉर्डिंग 20.99% प्रेजेंट है। तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है हमारी बॉडी के कंपेयर में, तो इसलिए ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। अब जब हमें बाहर भी तो निकालना है, जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर कौन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अब हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर हाई प्रेशर क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम कम होएगी, वॉल्यूम कम होएगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। एक बार ये वाला टॉपिक वापस समझा दो। ठीक है, दो प्रक्रिया होती है, एक होता है इनहेलेशन, एयर को अंदर लेना, एक होता है एक्सहेलेशन, हवा को बाहर की तरफ छोड़ना। जब हमें इनहेलेशन करना है, इनहेलेशन का मीनिंग क्या है, हम हवा को अंदर ले रहे हैं। अंदर ले रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमेशा याद रखना, जब भी गैसियस का डिफ्यूज़न होता है, गैसियस अप जाती है तो वो हमेशा गैस ट्रेवल करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तभी वो अंदर आएगी। लेकिन अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का कम होना चाहिए। अब कम कैसे होगा, जब अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारा जो पूरा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, जब ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, रिलैक्स नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम हाँ, बढ़ जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, अंदर। बस आपको ये याद रखना है, वॉल्यूम बढ़ेगा। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स, वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम क्या होएगा, घटेगा। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। देख रहे हो आप एरो, इस एरो का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर गैस थी वो क्या हो रही है बॉडी से बाहर, दैट इज एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मीनिंग याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बॉडी से आउट करना, और इनहेलेशन इन मतलब अंदर लेना। और ह्यूमंस कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। देखो आपको एरो दिखाई दे रहा है कि बाहर से अंदर जा रही है, बाहर से अंदर जा रही है, फिर आगे ये लंग्स में जा रही है। और यहाँ पे हर जगह क्या लगे होते हैं, हमारे सीलिया, हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो साफ़ करते हैं पूरी बॉडी, जो भी हवा आ रही है उसको साफ़ करते हैं। अगर कुछ अड़ भी जाए मोटा पार्टिकल तो हमें छींक आ जाती है, बाहर निकल जाता है बॉडी से, हमें कुछ होने लग जाता है अजीब सा, वो इसलिए होता है, सीलिया रोक के रख लेते हैं, उसको जाने नहीं देते। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये दो टॉपिक है।